अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के पार्टी से पद से इस्तीफा देने के बाद तो ये संकट और गहरा होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बड़ी टूट की तरफ बढ़ती जा रही है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के कई और विधायक पार्षद आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद अपने अपने घर बैठ गए और केजरीवाल के समर्थन होने वाले प्रदर्शनों से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी की किसी गतिविधि में सबकी कोई भागीदारी नहीं दिख रही। 10 में से 3 सांसद ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू तो पहले से ही पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में जमानत पर बाहर आए संजय सिंह से इसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस विषय पर चर्चा करेगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की गिरफ्तारी के एक ही मामले में हुई थी। जमानत पर रिहा होने के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी का चेहरा बनते जा रहे हैं। उनके अलावा संदीप पाठक और एनडी गुप्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान सक्रिय रूप से दिख रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए मुखर रहने वाले पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख की सर्जरी के लिए लंदन गए हुए हैं। उनका मार्च के अंत में लौटने का कार्यक्रम था। उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने के लिए वापस लौट चुकी हैं, लेकिन राघव चड्ढा अभी लंदन में हैं। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर लगातार बोल रहे हैं। संजय सिंह के बाहर निकलने पर भी उन्होंने खुशी का इजहार किया था। माना जा रहा है कि उनकी वापसी में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि सर्जरी के बाद उन्हें धूप से परहेज करने के लिए कहा गया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जैसे ही उन्हें डॉक्टर्स की मंजूरी मिल जाएगी वे वापस आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंजूरी कब मिलेगी? अगर कुछ हफ्ते निकल गए तो जब वे लौट कर आएंगे तब तक आम आदमी पार्टी का सारा खेल बिगड़ चुका होगा। दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल इन दिनों अमेरिका में है और उन्होंने पार्टी से कहा है कि उन्हें वहां रहने की जरूरत है क्योंकि उनकी बहन बीमारी से उबर रही हैं। मालीवाल सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के लिए लगातार पोस्ट कर रही हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता केजरीवाल के समर्थन में सामने नहीं आ रहे। हालांकि मालीवाल ने इस खबर का खंडन किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर हाल ही में कई पोस्ट किए, लेकिन लगभग IPL के बारे में है। 24 मार्च को उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान को उनकी बेटी के जन्मदिन पर बधाई दी और उनसे पूछा कि क्या वे आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि उनका इरादा इस किस्म के प्रदर्शनों में भाग लेने का नहीं। पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और सांसद मित्तल भी पार्टी गतिविधियों से काफी हद तक अनुपस्थित रहे हैं। उनका कहना है कि मैं पार्टी के विरुद्ध प्रदर्शन के बारे में बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। पार्टी मुख्यालय हमें बताएगा कि क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पार्टी द्वारा हाल ही में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में आमंत्रित नहीं किया गया था। पंजाब से एक और सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 24 मार्च को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात स्वीकार की। अरोड़ा ने कहा कि इसलिए शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो लुधियाना में पार्टी द्वारा दिए गए कामों में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा मुझे दी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया। मैं एनडी गुप्ता के लगातार संपर्क में हूं जो राज्यसभा में हमारे नेता हैं। अगर मुझे विरोध प्रदर्शन के लिए कहा जाता है तो मैं वहां रहूंगा। पंजाब से राज्यसभा सांसद बलवीर सिंह सीचेवाल ने भी अधिकांश पार्टी विरोध प्रदर्शनों में नहीं देखा गया। जब उनसे अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। कोई योजना है तो हम उसे साझा करेंगे। साहनी भी दूसरे सांसदों की तरह आम आदमी पार्टी की गतिविधियों से काफी दूर हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ लेखक खुशवंत सिंह की स्मृति में एक सभा में अपनी बातचीत का वीडियो जारी किया। मतलब कि आम आदमी पार्टी के इन सांसदों के पास कहने अपने अपने बहाने हैं और अपना तर्क है, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों ने पार्टी से अपनी दूरी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि ये मामला दिल्ली शराब घोटाला का नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दायर की जिसमें उसने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि ईडी के वकील ने आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। जज ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन एंड गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए ताज़ा आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें नियमों के अनुसार जांचा और पंजीकृत किया जाए। ईडी के लिए एसपीपी ने समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। अनुरोध के अनुसार 18 अप्रैल 2024 को विचार के लिए रखा जाएगा।
इसके एक दिन पहले दिल्ली की अदालत ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल को उसके सामने पेश होने के निर्देश दिए। एजेंसी ने आवेदन में दावा किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध भर्ती से संबंधित धन शोधन मामले में खान कथित रूप से एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और कहा कि ईडी की याचिका के मद्देनजर खान को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच में शामिल नहीं होकर मामले में एक गवाह से एक आरोपी की भूमिका में आ गए हैं। ईडी की ओर से पेश एक विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने आवेदन में कहा कि एजेंसी खान के खिलाफ जांच समाप्त नहीं कर सकी क्योंकि वो इसके सामने पेश नहीं हो रहे। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक खान को इस मामले में ईडी द्वारा हाल ही में आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान को कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापा मारने के बाद दावा किया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से अपराध की आय के रूप में नकदी अर्जित की थी और उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तिहाड़ में बंद हैं और संजय को इस मामले में जमानत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में भगदड़ का माहौल तो बन ही गया है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में बड़ा संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है। संकट इसलिए कि अब उन विभागों का क्या होगा जो राजकुमार आनंद के जिम्मे थे, उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? या फिर राजकुमार आनंद की जगह कोई नया मंत्री बनाया जाएगा या फिर उन विभागों का जिम्मेदार दूसरे मंत्रियों को बनाया जाएगा। लेकिन ये दोनों ही काम बिना केजरीवाल के हो नहीं सकते, क्योंकि विभाग किसी मंत्री को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए सीएम को एलजी से मंजूरी लेनी होगी और नया मंत्री नियुक्त किया जाना है तो उसके लिए भी सीएम केजरीवाल को ही एलजी को पत्र लिखना होगा। राजकुमार आनंद के पास समाज कल्याण, लेबर, रोजगार, अनुसूचित जाति जनजाति, कोऑपरेटिव और गुरुद्वारा चुनाव जैसे कुल 7 विभाग थे। केजरीवाल जेल में है, मतलब जब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलते तब तक विभाग ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे या फिर केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें, नया मुख्यमंत्री चुना जाए तो फिर से कैबिनेट का गठन हो सके। ऐसी सूरत दिखती नहीं। केजरीवाल इस्तीफा देंगे, अपनी पत्नी को सीएम बनवा पाना केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा और वे किसी दूसरे को सीएम बनने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से सरकार तो हाथ से जाएगी ही, केजरीवाल को शीश महल से भी हाथ धोना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ये संवैधानिक संकट आम आदमी पार्टी ने नहीं पैदा किया। अरविंद केजरीवाल के कोई अपराध साबित हुए नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चार्जशीट भी नहीं है। अगर बीजेपी हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है सरकार गिराने का। उन्होंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं तो कल कोई और मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाएगा। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के जरिए विधायकों को खरीद कर सरकारें गिराई गई, ये तो अब और भी आसान तरीका हो गया है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा कर गिरवा दो। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जो भी कानूनी मदद होगी उसका सहारा लेंगे। आतिशी ने राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर कहा कि कुछ दिन पहले जब मैंने कहा कि बीजेपी ने मुझसे संपर्क किया था तब आप ही लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, इसका क्या सबूत है? अब आप बताइए। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अप्रोच कर रही थी, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार आनंद के अचानक आए उनके इस्तीफे पर संजय सिंह ने कहा कि अब ये साबित हो गया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के इरादे से ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। हम पहले दिन से ही ये कह रहे हैं, ईडी की कार्रवाई के पीछे का मकसद भ्रष्टाचार को उजागर करना नहीं, बल्कि दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार गिराना है। संजय सिंह ने कहा कि हमसे एक सवाल बार बार पूछा जाता था, आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ईडी की छापेमारी से पार्टी और विधायक टूट सकते हैं? वो आज साबित हो गया। हम पहले कई बार कह चुके थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे की मंशा आम आदमी पार्टी को तोड़कर खत्म करना है। भाजपा का बस यही काम है। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर विधायकों, मंत्रियों को तोड़ो और फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, फिर तिहाड़ में कैद सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया और इसके ठीक उलट के कविता को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया और अब तिहाड़ में जाकर सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि के कविता को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई केजरीवाल को भी इसी तरह से गिरफ्तार करेगी। के कविता को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई उन्हें अपनी रिमांड पर लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। के कविता को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाना है। सीबीआई उसी वक्त के कविता की रिमांड की मांग करेगी और इससे पहले दिल्ली शराब कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के कविता को गिरफ्तार कर चुकी है और बीआरएस नेता अभी तिहाड़ जेल नंबर 6 में न्यायिक हिरासत में हैं।
कि कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। 26 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने की कविता को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उसने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता के कविता से तिहाड़ में केंद्रीय जेल में पूछताछ की। अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई को कविता से जेल में पूछताछ की अनुमति दी थी। कविता ने उस आदेश को चुनौती दी है। सीबीआई ने ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा को सूचित किया था कि अदालत के आदेश के बाद उसने 6 अप्रैल को भारत के कविता से पूछताछ की। न्यायिक हिरासत में पूछताछ के अनुरोध वाली सीबीआई की याचिका के संदर्भ में कविता की ओर से पेश वकील नीतीश राणा द्वारा दाखिल आवेदन के जवाब में केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि वो के कविता से पहले ही पूछताछ कर चुकी है, इसलिए उनके आवेदन पर कोई जवाब दाखिल नहीं करेगी। वकील नीतीश राणा ने हालांकि अदालत से कहा कि वो सीबीआई की याचिका के खिलाफ कविता के आवेदन पर अपनी दलीलें देना चाहेंगे। मार्च में ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई की तरफ से अरेस्टिंग की खबर के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर सीबीआई ने की कविता को गिरफ्तार क्यों किया। इस मामले की जांच में कविता की एंट्री 1 दिसंबर 2022 को हुई। सीबीआई की एक टीम ने कविता से दिल्ली आबकारी नीति घोटाला को लेकर पूछताछ की थी। टीम ने करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। बीआरएस नेता की कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं और इस केस में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल से पहले ईडी ने की कविता को अरेस्ट किया था। ईडी की टीम ने की कविता को इस मामले में 2 समन जारी किए थे। कविता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ईडी के इन समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 19 मार्च 2024 तक के लिए टाल दी थी। इसी बीच ईडी की टीम ने 15 मार्च को के कविता को अरेस्ट कर लिया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में साउथ ग्रुप भी शामिल था, जिसमें की कविता ने अहम भूमिका निभाई थी। ईडी की माने तो इस ग्रुप में हैदराबाद की व्यवसायी शरत रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, इस कार्टेल की अगुवाई व्यवसायी अरुण पिल्लई और अभिषेक बोनपल्ली, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बूची बाबू ने की थी। ईडी ने पिछले साल पहली बार की कविता को विजय नायर के साथ संबंधित मामले में समन भेजा था। आरोप है कि कविता लगातार नायर के संपर्क में थी। विजय नायर नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से जुड़ा था। विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने की कविता को पीएमएलए के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस के एक और प्रवक्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उस प्रवक्ता को गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने पहले ही टिकट लेने से इनकार कर दिया। हम बात कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता की कर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस ने अहमदाबाद पूर्व सीट से उम्मीदवार बनाया था। रोहन गुप्ता ने मार्च में ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कांग्रेस के संचार विभाग के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से लगातार मिल रहे अपमान और चरित्र पर सवाल उठाने के भी आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम जाहिर नहीं किया था। तब रोहन गुप्ता ने कहा था कि उनकी वामपंथी विचारधारा के कारण उन्हें यह सुनिश्चित किया जाए कि सनातन धर्म के अपमान पर पार्टी चुप रहे, जो बाद में मुझे व्यक्तिगत रूप से चुभी है। इसने पार्टी की छवि और पार्टी के नेताओं को मनोबल को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। गौरव वल्लभ की तरह रोहन गुप्ता ने भी सनातन को आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रोहन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कितने विरोधाभास हो सकते हैं। एक संचार प्रभारी हैं जिसके नाम में राम है। जब सनातन का अपमान हो रहा था तब उन्होंने हमको कहा कि चुप रहो। देश के नाम का उपयोग करके एक गठबंधन बनाया, लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। अपने बयान में रोहन गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले 60 साल तक कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि वे राष्ट्रवाद पर चले। उन्होंने सनातन का सम्मान किया। उनकी तरफ से औद्योगिकीकरण पर जोर रहा, लेकिन पिछले 2 सालों में कांग्रेस की कमान घमंडी लोगों को दे दी गई। अगर हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमें सनातन के अपमान के खिलाफ चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि लोग ऐसी बातों को खरीदेंगे भी? आपने तो उस अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाया जिसे खालिस्तानी और भ्रष्टाचारी कहा गया था। अब कैसे उनके लिए वोट मांगेंगे आप? आपके सत्ता के लालच के लिए कांग्रेस क्यों अपना नुकसान करे? खास बात यह कि गौरव वल्लभ भी सनातन धर्म के अपमान की बात उठा चुके हैं। वल्लभ ने लिखा था कि पार्टी आज जिस प्रकार की दिशाहीन होकर चल रही है उससे मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। मैं न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और न ही सुबह शाम देश के लिए वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए मचल रही सोनिया गांधी के दामाद को कांग्रेस टिकट देगी या नहीं अभी तय होना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्मृति ईरानी तो राहुल गांधी का पीछा करते करते वायनाड तक जा पहुंची, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिसने मोर्चा खोला है उससे गांधी परिवार के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने कांग्रेस और उनके नेताओं पर खूब तंज कसा। उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी सीट से कथित दावेदारी की चर्चाएं चल रही हैं। खुद वाड्रा ने कहा था कि अमेठी की जनता उन्हें पसंद करती है, इसलिए वे अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब मेनका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कहा कि उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है। मेनका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कहा कि ये देश दामादों से आगे बढ़ चुका है। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। मेनका से पूछा गया, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कितना मजबूत रहेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए राजनीतिक अनुभव जरूरी है। ये देश दामादों की राजनीति से आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जेठानी के बेटे यानी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। कांग्रेस तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके पास कोई बड़ा आइडिया या नेता हो। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी कोई रहम नहीं किया। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और इसी को लेकर मेनका गांधी ने कहा कि वे पहले आए तो सही। उन्होंने कहा कि रायबरेली से उनकी दादी इंदिरा गांधी सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं और इसलिए इस सीट पर परिवार का असर तो होगा ही। वरुण गांधी को बीजेपी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर मेनका ने कहा कि वो पार्टी के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा था। वरुण के कांग्रेस से लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन वे जो भी करेंगे देश हित में होगा। पीलीभीत से टिकट कट जाने का फैसला पार्टी का है, लेकिन वहां की जनता मायूस है। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक अपना दबदबा कायम रखने वाले मां बेटे यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी इस बार इस सीट के चुनावी रण से बाहर हैं। वरुण का टिकट कटने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यहां अपने नए प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मेनका और वरुण साल 1996 के बाद से पीलीभीत सीट पर भाजपा का झंडा लहराते रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी के बजाय प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। पीलीभीत में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की आंख और कान माने जाने वाले उसके निजी सचिव विभव कुमार को नौकरी से ही निकाल दिया गया है। विभव कुमार केजरीवाल के लिए कितना मायने रखते हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विभव कुमार ईडी की हिरासत से लेकर तिहाड़ जेल तक केजरीवाल से लगातार मिलते रहे हैं। केजरीवाल ने जिन 5 लोगों के नाम मिलने वालों की लिस्ट में जेल प्रशासन को दिए थे, उनमें विभव कुमार का भी नाम है। सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने टर्मिनेशन लेटर जारी किया है। विभव को ऐसे वक्त में टर्मिनेट किया गया जब केजरीवाल को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि केजरीवाल सरकार के बीच विभव कुमार एक कड़ी के रूप में काम कर रहे थे। केजरीवाल के आदेशों और निर्देशों को मंत्रियों तक पहुंचाना, सरकार की गतिविधियों को केजरीवाल तक पहुंचाने का काम विभव कुमार ही कर रहे थे। विभव को नौकरी से निकाले जाने के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। विजिलेंस विभाग ने केजरीवाल के पीए यानी निजी सचिव विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि विभव की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। सतर्कता निदेशालय ने 10 अप्रैल से दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी। आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के कानूनी मामले का हवाला भी दिया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी पर हमला और काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला था। विजिलेंस विभाग ने ऐसे वक्त पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव के खिलाफ एक्शन लिया है, जब कुछ दिनों पहले ही ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के विभव कुमार से 8 अप्रैल को पूछताछ की थी। अरविंद केजरीवाल भी आबकारी नीति घोटाला मामले में ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं।